यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी अवैध हैकिंग का समर्थन नहीं करते हैं। आपके कार्यों की जिम्मेदारी आपकी होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 10 वेब सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें आती होंगी, बट अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो और आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स के वेब सिक्योरिटी मॉड्यूल्स पर आ चुके हैं। लास्ट वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। इस वीडियो में हम टॉप 10 वेब सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वेब सिक्योरिटी मॉड्यूल को आगे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस हमारी कंप्लीटली प्रैक्टिकल वीडियोस रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ब्राउजर और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया google.com, तो वो ब्राउजर सर्वर को बेसिकली क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वहां पर उस रिक्वेस्ट को लिसन करके आपको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो डेटा बेसिकली क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर किया जाता है, इनक्रिप्टेड नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज मैंने अपना पासवर्ड देना है सर्वर को, मैंने अपना पासवर्ड दिया फर्जीन 123, तो वो फर्जीन 123 की ही फॉर्म में सर्वर पे जाएगा। अब भाई आप बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक अटैक होता है जिसे हम कहते हैं MITM अटैक, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैन इन द मिडल अटैक। और ये अटैक क्या होता है? ये अटैक बेसिकली वो अटैक होता है कि अटैकर आपके ब्राउजर और सर्वर यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में चुपचाप आकर बैठ जाता है। तो अब अगर आप बीच में दो लोगों के बीच में आकर बैठ जाओगे और वो दो लोग जो भी बात करेंगे आप उस बात को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यही काम होता है मैन इन द मिडल अटैकर्स का, कि वो क्या करते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच में आकर बैठ जाते हैं। और अगर आप सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज नहीं करोगे तो फिर उससे क्या होता है कि जो भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो अटैकर बेसिकली आपके डेटा को रीड कर सकता है, क्योंकि आपका डेटा एनक्रिप्टेड ही नहीं होता। लेकिन ये कब होता है? जब HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इसीलिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होती है। बस ये जो S आ रहा है, ये S बेसिकली अपने साथ सिक्योरिटी को लेकर आता है। ये बोलता है कि भाई मैं SSL TLS इंक्रिप्शन का यूज करूंगा ताकि आपका जो डेटा हो वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर नहीं हो बल्कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो, सिक्योर डेटा आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो सके। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट बेसिकली HTTPS की है, कौन सी HTTP नहीं है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद आप बेसिकली इस पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्शन इज सिक्योर, ये पैडलॉग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेगी तो यहाँ पे कनेक्शन इज नॉट सिक्योर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है ये आपको मैन इन द मिडल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जितनी भी बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस हैं, शॉपिंग सर्विस हैं, ठीक है, जितनी भी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमेशा प्रोटोकॉल HTTPS ही होना चाहिए। अगर वहां पे प्रोटोकॉल HTTP है तो आपको वो साइट यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका डेटा वहां पे सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में, तो भाई जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पे चलती है। यानी कि क्लाइंट जो कि बेसिकली ब्राउजर होता है, ये एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपने बेसिकली सर्वर से मांगना है google.com का पेज। ठीक है, या आपने बेसिकली बोला कि भाई मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज दे दो, तो आपने एक रिक्वेस्ट करी। अब आपने रिक्वेस्ट करी फेसबुक के सर्वर से कि मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज दे दो, तो फेसबुक का सर्वर क्या करेगा, आपको एक स्टेटस कोड देगा, यानी कि बोलेगा कि हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही रिक्वेस्ट मुझसे की है। वो आपको एक स्टेटस कोड भेज देगा, जैसे उसने 200 भेज दिया, 200 का मतलब होता है ओके, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली आपको रिस्पॉन्ड कर दी जाएगी। और फिर जो भी आपने रिक्वेस्ट की थी, जैसे आपने लेट सपोज फेसबुक का लॉगिन पेज मांगा था, तो उसने आपको वो पेज का कंटेंट दे दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने एक और स्टेटस कोड देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, वो होता है 404
404 क्या होता है, पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा होता है वहाँ पे। वो क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ फेसबुक के सर्वर से कि मुझे यूट्यूब का लॉगिन पेज दे दो, तो वो बोलेगा कि भाई यूट्यूब का तो लॉगिन पेज मेरे पास है ही नहीं, तो वो आपको वहाँ पे स्टेटस कोड 200 नहीं देगा, क्योंकि 200 का मतलब क्या है, सक्सेसफुल, ओके। तो वो ओके का स्टेटस कोड नहीं देगा, वो बोलेगा पेज नॉट फाउंड, बोलेगा भाई मैं फेसबुक का सर्वर हूँ, मेरे पास फेसबुक का लॉगिन पेज है, यूट्यूब का लॉगिन पेज मेरे पास नहीं है, तो वो आपको 404 का स्टेटस कोड और आपको एक मैसेज दे देगा कि भाई पेज नॉट फाउंड, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है कि आप बेसिकली यानी कि क्लाइंट ब्राउजर बेसिकली रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है। अब इस पूरी साइकिल में हैकर्स ट्राई ये करते हैं कि वो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्ड को इंटरसेप्ट करें, यानी कि वो बेसिकली बीच की कम्युनिकेशन को रीड कर सकें, या वो क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, आपके सिस्टम में एंट्री ले सकें। ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में बेसिकली क्या करते हैं, अटैकर्स अटैक करते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ डिस्कस करेंगे और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो है बेसिकली बर्ब सूट। तो अगर मैं आपको बर्ब सूट के बारे में बताऊं तो बर्ब सूट टूल में हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करके देख सकते हैं कि ब्राउजर और सर्वर के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो बर्ब सूट टूल है ये कितना पावरफुल टूल है, और हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली थी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। देन उसके बाद अगर हम आते हैं HTTP मेथड्स के बारे में, जो HTTP वर्ब्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि भाई वेब एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ बेसिक HTTP मेथड्स होते हैं। इतने इतने मेथड्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला HTTP मेथड है गेट मेथड। गेट मेथड का मतलब होता है डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को एक्सेस करना। जैसे मैंने facebook.com को बोला कि भाई मुझे अपना लॉगिन पेज दे दो, उसने आपको लॉगिन पेज दे दिया, तो ये होता है बेसिकली डेटा रिट्रीव करना, डेटा एक्सेस करना। पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड में बेसिकली ये होता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, यानी कि आप अपना डेटा सेंड कर रहे होते हो सर्वर को, वो बेसिकली होता है पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड बोलते हैं। जैसे आपके पास एक लॉगिन पेज था, आपने अपने उसमें क्रेडेंशियल्स डाले, लॉगिन के बटन पे क्लिक करा, आपका जो डेटा था वो सर्वर के पास चला गया सिक्योरली, वो होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। सेम ऐसे ही हमारे पास पुट और पैच HTTP मेथड्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करते हैं। जैसे लेट सपोज एक एम्प्लॉय का डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है, अब मैं चाहता हूं कि भाई उसके फोन नंबर को अपडेट करना, तो उसके लिए हम पुट पैच HTTP मेथड का यूज करते हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकें। और अगर आपने एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम डिलीट HTTP मेथड का यूज करते हैं। तो इन मेथड्स को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अटैकर्स अक्सर क्या करते हैं, स्पेसिफिक मेथड का मिस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे, वो है CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अटैकर CSRF अटैक को पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं HTTP हेडर्स के बारे में, तो भाई जब ब्राउजर और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो हेडर्स के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक पार्सल दे रहा था, मैंने उस पार्सल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के दे दी। तो ऐसे ही क्या होता है, बेसिकली ब्राउजर और सर्वर जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली अपने हेडर्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं। अब जैसे कुछ कॉमन हेडर्स होते हैं, जैसे कंटेंट टाइप होता है, यूजर एजेंट होता है, कुकी होता है, ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल हेडर्स भी होते हैं, जैसे एक्स फ्रेम ऑप्शंस होता है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होता है। ये कुछ स्पेशल हेडर्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस बनाएंगे और इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, तब हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि HTTP हेडर्स होते क्या हैं, ठीक है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो भाई अगर कोई अटैकर हेडर मैनिपुलेट कर ले, जैसे लेट सपोज उसने फेक यूजर एजेंट बना लिया या फेक ऑथराइजेशन भेज दी, तो भाई वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हेडर्स की वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुकीज एंड सेशन के बारे में, तो भाई ये खाने वाली कुकीज बिल्कुल भी नहीं है। कुकीज क्या होते हैं, छोटी छोटी डेटा फाइल्स होती हैं जो ब्राउजर में स्टोर होती हैं, जैसे कि लॉगिन सेशंस होते हैं, यूजर प्रेफरेंसेस होती हैं, कार्ट आइटम्स होते हैं, जो कि बेसिकली ये छोटी छोटी क्या होती हैं, आपका डेटा होता है यूजर का, और ये डेटा आपके ब्राउजर में स्टोर होता है, ये कहीं डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। आप किसी वेबसाइट पर गए हो, वहां पे जाके आपने डार्क मोड को, डार्क थीम जो होती है
बेसिकली आपने उसको इनेबल कर लिया, ठीक है ना। अब लेट सपोज अगर मैंने उस वेबसाइट को क्लोज कर दिया, अगले दिन मैं जब दोबारा उस वेबसाइट पर जाऊंगा तो आप देखोगे कि वो दोबारा से आपको बाय डिफॉल्ट लाइट मोड में नहीं दिखाएगा, बल्कि उसको ये चीज याद होती है कि जब लास्ट टाइम आप इस वेबसाइट पर आए थे तो आपने डार्क थीम को इनेबल कर लिया था, तो वो आपको दोबारा डार्क थीम में ही दिखाता है। तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है ये कहाँ पर स्टोर हो रही होती है? क्या ये भी डेटाबेस में स्टोर होती है? नहीं, ये डेटाबेस में स्टोर नहीं होती, ये आपके ब्राउजर में ही स्टोर होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेट सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पर आऊँगा, और इंस्पेक्ट पर आने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन पर आकर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कुकीज़ का। यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, आपके कुकीज़ क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि जैसे लॉगिन सेशंस होते हैं, आपने एक बार फेसबुक पे जाके लॉगिन कर लिया, अगले दिन जब आप दोबारा फेसबुक खोलोगे तो आपको वो लॉगिन ही मिलेगा, क्योंकि आपके ये जो छोटे छोटे सेशंस होते हैं ये बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, स्टोर हुए हुए होते हैं। आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए, आपने वहां पे जाके कुछ आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर लिया, अगले दिन जब आप दोबारा गए तो आपको वो आइटम्स ऐड टू कार्ट में ही मिलेंगे, क्योंकि आपने आगे चेकआउट नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं ये आपके ब्राउजर में ही स्टोर हो जाती हैं, और उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेशंस की, तो सेशन बेसिकली सर्वर साइड डेटा होता है जो कि लिंक होता है यूजर के कुकी से। जैसे लेट सपोज मेरा एक अकाउंट है फरजीन अली के नाम से, और एक मेरा अकाउंट है फरजीन के नाम से फेसबुक पे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अपने ब्राउजर पर आया, मैंने फरजीन अली पे लॉगिन कर लिया, तो सेशन और कुकीज ने साथ मिलके बेसिकली क्या कर लिया, एक डेटा लिंक बना लिया कि हाँ भाई ये यूजर इस ब्राउजर पे यहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा उसी ब्राउजर पे जाके फरजीन अली अकाउंट पे जाऊंगा फेसबुक पे, तो मुझे लॉगिन करने की नीड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं उसी ब्राउजर पे जाके फरजीन वाला अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो वो बोलेगा कि भाई आपने इससे पहले लॉगिन नहीं किया, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये जो सेशन और बेसिकली कुकीज होते हैं ये आपस में मिलके काम करते हैं ताकि सर्वर साइड डेटा लिंक हो सके आपके यूजर के कुकीज से, ठीक है। अगर हम इसमें रिस्क की बात करते हैं तो भाई अगर कुकी आपका इनसिक्योर है तो अटैकर क्या कर सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यूज करते हुए कुकीज को चोरी कर सकता है। इस अटैक को बेसिकली हम सेशन हाईजैकिंग भी कहते हैं, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, HTTP ओनली का यूज करते हैं, सिक्योर का यूज करते हैं, सेम साइट फ्लैग्स का यूज करते हैं, ठीक है। जिसको भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे जब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे, ठीक है। तो जब हम किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आता है कि भाई रिमेंबर मी का, हम उस रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो इस कुकी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंक्रिप्शन के बारे में, ये वर्ड हमने शुरू में भी डिस्कस भी किया था, SSL TLS। ये क्या होता है, इंक्रिप्शन का मतलब होता है रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जिसे हम कहते हैं बेसिकली साइफर टेक्स्ट। कि अगर आपका पासवर्ड था फरजीन 123 तो आपने उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपका मैसेज था, आपने उस मैसेज को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई आपकी जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इस तरह से करके, ठीक है। तो इनक्रिप्शन क्या होती है कि रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसे हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। इससे इंश्योर क्या होता है, इससे बेसिकली CIA ट्राइड इंश्योर होता है, जो कि हमने साइबर सिक्योरिटी में बहुत स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। अब ये जो SSL TLS होता है ये क्या होता है, SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS की फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दोनों मिलकर HTTPS को सिक्योर बनाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, HTTPS को सिक्योर बनाते हैं, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। जब भी हम व्हाट्सएप या बैंकिंग साइट पे मैसेजेस या ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वो इनक्रिप्टेड होता है ताकि कोई थर्ड पर्सन उसे रीड ना कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली HTTPS को सिक्योर बनाने के लिए इनक्रिप्शन जो यूज होती है, वो इनक्रिप्शन कैसे होती है, SSL TLS का यूज करते हुए होती है, ठीक है। SSL पुराना तरीका है, TLS बेसिकली न्यू वे है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में, तो भाई ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना कि आप कौन हो। जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज है वो आपसे बेसिकली ऑथेंटिकेशन मांगता है कि भाई आप अपना यूजर नेम दो, पासवर्ड। अगर आपने यूजर नेम या पासवर्ड में से कोई भी चीज गलत दे दी तो वो ऑथेंटिकेशन आपकी वहां पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। वो बोलते हैं नहीं भाई आप एक ऑथेंटिक यूजर नहीं हो। और अगर हम बात करते हैं ऑथराइजेशन की, तो ऑथराइजेशन स्टार्ट होती है लॉगिन होने के बाद कि मैं फेसबुक में लॉगिन तो हो गया, लेकिन क्या मैं वहां पे जाके दूसरे यूजर्स को डिलीट कर सकता हूँ? नहीं भाई, ये तो सिर्फ एडमिन कर सकते हैं। तो मैं किन चीजों का ऑथराइज हूं, मैं क्या चीजें कर सकता हूं, क्या चीजें नहीं कर सकता, ये होती है ऑथराइजेशन। कि आप हो तो ऑथेंटिक यूजर, आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो, लेकिन आपके क्या रोल्स हैं, किन रोल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, किन रोल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये बेसिकली क्या होती है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती है।
ठीक है, जैसे अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में जाके लॉगिन करते हो, तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो भाई आप आइटम्स को वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक दे सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते। आइटम कौन ऐड कर सकता है? वो ऐड भी नहीं कर सकता है। हर कोई वहाँ पे जाके किसी आइटम को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन में ये डिफरेंस होता है। ऑथेंटिकेशन में आपको वेरीफाई किया जाता है कि आप हो कौन, आप एक ऑथेंटिक यूज़र हो भी या नहीं, आप यहाँ के रजिस्टर्ड यूज़र हो भी या नहीं, और ऑथराइजेशन में चेक किया जाता है कि हाँ ऑथेंटिक तो हो, लेकिन तुम किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और किन चीज़ों को एक्सेस तुम्हें नहीं देना है, ये ऑथराइजेशन होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी आगे आ गया मैं, हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में, ठीक है। फायरवॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भाई फायरवॉल एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, आईपी लेवल पे काम करता है ये, ठीक है। अगर मैं WAF की बात करता हूँ तो WAF की फुल फॉर्म होती है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। HTTP और HTTPS ट्रैफिक को मॉनिटर करना, मैलिशियस पैटर्न जैसे SQL इंजेक्शन होते हैं या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, इन अटैक्स को बेसिकली डिटेक्ट करना, ब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली किसकी होती हैं? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का काम होता है, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है आईपी लेवल पे। और अगर हम WAF की बात करते हैं तो वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होता है जो HTTP और HTTPS ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, और जो भी आपके मैलिशियस पैटर्न्स होते हैं, SQL इंजेक्शन हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो, उनको डिटेक्ट करके उनको फौरन ब्लॉक करना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का काम होता है, ठीक है। वेब सिक्योरिटी हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे काम करती है, एक टूल सब कुछ सिक्योर नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे मल्टीपल टूल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो कंपनी के सर्वर पे फायरवॉल का यूज होगा ताकि आप वहां पे आईपी को फिल्टर कर सको, और आपकी जो कंपनी की वेबसाइट होगी वहां पे आप बेसिकली WAF का यूज करोगे, यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करोगे ताकि वेब रिक्वेस्ट को एनालाइज कर सको और जो भी मैलिशियस एक्टिविटी हो उसको डिटेक्ट करके फौरन ब्लॉक कर सको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट साइड क्या होती है? क्लाइंट साइड कोड वो होता है जो यूजर के ब्राउजर में रन होता है, जैसे HTML का कोड होता है, CSS का कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे लेके चलूँ, ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है सारा, ये जो आपको कार्ड दिख रहे हैं, या आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, या आपको डिजाइनिंग दिख रही है, या आपको फंक्शनलिटी दिख रही है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली क्या है? आपकी क्लाइंट साइड होती हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो होती हैं सर्वर साइड, और वो सर्वर साइड क्या होता है? वो कोड होता है जो बैकएंड पे रन होता है, जो बेसिकली Node.js में, PHP में, पाइथन में, जावा में लिखा जाता है। बहुत सारे बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास, उनमें लिखा जाता है, वो कोड बेसिकली बैकएंड पे रन होता है, वो सर्वर साइड कोड होता है, ठीक है। बहुत से अटैक्स क्लाइंट और सर्वर के बीच के जो ट्रस्ट बाउंड्री होती है उसको टारगेट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक क्लाइंट साइड अटैक है जहां अटैकर ब्राउजर में मैलिशियस जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है, जबकि SQL इंजेक्शन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जिसमें डेटाबेस क्यूरीज को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल अटैक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ्रंट एंड पे अटैक कर सकते हो, बैकएंड पे नहीं कर सकते, या बैकएंड पे ही कर सकते हो, फ्रंट एंड पे नहीं कर सकते, आप दोनों पे कर सकते हो और आप बीच में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे और वो है बेसिकली इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट इनकोडिंग का। तो भाई इनपुट वैलिडेशन का मतलब है यूजर से आने वाले डेटा को यूज करने से पहले चेक करना और सैनिटाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कुछ बैकएंड डेवलपमेंट कर आ रहे हैं वो तो मेरी बात को भी फौरन से ही समझ जाएंगे, और जो नहीं कर आ रहे हैं उनको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं आउटपुट इनकोडिंग की, तो आउटपुट इनकोडिंग का मतलब होता है डेटा को ब्राउजर में दिखाने से पहले चेक करना ताकि कोई हार्मफुल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो जाए ब्राउजर पे, फ्रंट एंड पे यूजर आपका जो बैठा हुआ है वो डर ना जाए देख के, ठीक है। ये दोनों मिलकर बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और SQL इंजेक्शन जैसे अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट इनकोडिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक इनपुट फील्ड है, आपने उस इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट वैलिडेशन अप्लाई नहीं करी, तो होगा क्या कि अगर आप वहां पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, आपने स्क्रिप्ट टैग लिखा, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, वहां पे वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो फिर आप उस फ्रंट एंड पे जाके कुछ भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके डायरेक्टली पेज के ऊपर क्या हो रही होगी? रन हो रही होगी, क्योंकि आपने इनपुट वैलिडेशन तो अप्लाई ही नहीं करी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं आउटपुट इनकोडिंग की, तो भाई बैकएंड से अगर कोई चीज आ रही है, आपका जो बैकएंड का बेसिकली एरर्स होते हैं
या कुछ और चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर आ रही हैं, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों से बेसिकली प्रोटेक्ट करना ये बेसिकली इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट इनकोडिंग होती है। अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक से बचना चाहते हो या आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से बचना चाहते हो तो आपको इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट इनकोडिंग का यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अभी ज़्यादा नॉलेज की नीड नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे ना कि भाई ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करते कैसे हैं और फिर आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखोगे कि अच्छा इससे ये लॉस हो रहा है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ये लॉस हो रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन से ये लॉस हो रहा है, मैन इन द मिडल अटैक से ये हो रहा है। जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को होते हुए देखेंगे तब आपके ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ अजीब सी लगी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।